किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे पशुपालन में समसामयिक कार्यों की। हमारे साथ में हैं डॉक्टर अनिल शिंदे, जो कि वैज्ञानिक है पशुपालन प्रबंधन, और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से हमारे बीच में पधारे हैं, जबलपुर से। शिंदे साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शिंदे साहब, पशुपालन क्षेत्र की हम बात करें तो इस समय पशुपालन के क्षेत्र में हमारे किसान भाइयों को कौन कौन से कार्य करने जरूरी हैं? देखिए, अभी बरसात ख़त्म होके सर्दियों का मौसम चालू हो रहा है, तो इस समय पशुपालकों को अपने पशुओं को ठंड से बचाना चाहिए। जी। अगर हम बाड़े के या पशुशाला की बात करें, तो जो पशुशाला की दीवारें हैं, खिड़कियां हैं या खुली जगह है, उसको बोरी से या टाट से या तिरपाल से ढकना चाहिए। अगर फर्श भी ठंडा है तो उस फर्श पर भूसा वगैरह डाल सकते हैं, ताकि जो ठंडा फर्श है पशुओं के सीधा संपर्क में ना आए हैं। इसके साथ साथ जो बछड़े हैं शेड में, उनको भी आप बोरी से ढक सकते हैं। जो पशुओं को जो पानी पिलाते हैं वो ठंडा नहीं पिलाना चाहिए। जी। वो साफ़ सुथरा स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। इसके साथ साथ पशुओं को हरे चारे के साथ साथ भूसा भी खिलाना चाहिए, ताकि उसमें नमी रहती है और पशुओं का आहार भी ठीक रहेगा। बिल्कुल। शिंदे साहब, आपने जो बताया कि इस समय हमारे किसान भाई इन बातों का ध्यान रखें। विशेष रूप से यदि दुधारू पशुओं की हम बात करें तो उनके लिए क्या कुछ खास प्रबंधन करना पड़ेगा हमें? देखिए, दुधारू पशुओं की बात करेंगे तो हमको जो अपनी दूध देने वाली गाय भैंस है, इनका विशेषता मतलब बात करेंगे तो हमको उनको ठंडा पानी नहीं पिलाना है। अच्छा। उनको जो जगह है वो भी थोड़ी नमी नहीं रहनी चाहिए। जो भी वो पशुशाला है उसमें जो गोबर है, जो मलमूत्र है, वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए। वो नाली के द्वारा बाहर निकलना चाहिए, ताकि उससे ठंडक ना बनी रहे। और अगर हो सके तो दिन में हमको पशुओं को बाहर निकालना चाहिए, ताकि वो थोड़ा गर्माहट महसूस करे और पशुशाला है वो साफ़ सुथरी बनी रहे। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, पशुशाला जो है या जो पायगा है उसको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से जो हमारे दुधारू पशु है उनके लिए तो ये काम करना आपको ज़रूरी पड़ेगा। किसान भाइयों, दुग्ध उत्पादन की यदि हम बात करें या देखें कि दुग्ध उत्पादन हमें ज़्यादा करना है तो इसके लिए नस्ल का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। पशुओं की जो उन्नत दुधारू नस्लें हैं वो कौन कौन सी है हम जानते हैं। शिंदे साहब, अब बताएं कि दुग्ध उत्पादन के लिए यदि उन्नत नस्लों का चयन किया जाए तो गाय या भैंस, इनमें जो है कौन सी उन्नत नस्लें जो है अच्छा दूध उत्पादन करती बिल्कुल। हैं? जब हम गाय की बात करते हैं तो कुछ हमारी देसी नस्लें हैं, जी। जैसे साहिवाल है, सिंधी है, गिर है, थारपारकर है, जो कि 10 से 12 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। तो हम अगर देसी नस्ल की बात करते हैं तो हमको इन गायों का चयन करना चाहिए। अगर हम विदेशी नस्ल की बात करते हैं तो जर्सी है, एचएफ है यानी होस्टिन फ्रीजियन है, हाँ। इन गायों का चयन करके हम ज़्यादा दूध उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम भैंसों की बात करते हैं तो हमारे पास मुर्रा है, जाफराबादी है, सुरती है, महसाना है। इन भैंसों का चयन हम दूध उत्पादन के लिए कर सकते हैं। अगर भैंस और गाय का देखा जाए तो भैंसों में बीमारियां कम आती है। बहुत से पशुपालक हैं जो भैंस पालन करते हैं, क्योंकि उसमें बीमारियां कम आती है। तो इन उन्नत नस्ल का चयन हम कर सकते हैं। सही बात है। तो जो आपने बताया कि भैंसों में जो है गायों की अपेक्षा बीमारियां कम आती है, तो चूँकि बीमारी की जब बात निकली है तो हम थोड़ा सा बीमारी पर चर्चा करते हैं। जो हमारे पशु हैं इनको कौन कौन सी ज़्यादातर जो है कॉमन बीमारियां हैं जो होती रहती है, और हमारे पशुपालक भाई यदि चाहें तो इनका उपचार तुरंत कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम बीमारी की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कि उपचार से भला है प्रतिबंध, बिल्कुल। यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम्म। तो हम जो पशुओं में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, जैसे कि खुरपका है, मुंह पका है, जी। इसमें भी आजकल टीकाकरण अवेलेबल है। जो कि पहला टीका है वो 4 माह में लगाते हैं, और फिर जो दूसरा टीका है जो साल में 2 बार टीके लगाते हैं, मार्च और सितंबर में। इसके अलावा जो गलघोटू है, लंगड़ी बुखार है, ये भी कुछ ऐसी विषाणुजन्य बीमारियां हैं जिसमें भी टीके अभी उपलब्ध है। जो कि पहला टीका 6 माह में लगाते हैं, और फिर बाद में साल में 1 बार टीका लगाते हैं, जो कि बरसात के पूर्व टीके लगाए जाते हैं। इसी साथ में एंथ्रेक्स करके एक बीमारी है जी। जिसका भी टीका पहला टीका है जो 6 माह की उम्र में लगाया जाता है, और फिर साल में 1 बार। पर इसके टीके जो है वो महामारी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। तो ये बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां, जिनका कि टीकाकरण करना आवश्यक होता है। साथ ही साथ में अगर बीमारी की बात करेंगे तो बहुत बार ऐसे होता है कि पशुओं में अंतर्कृमि हो जाते हैं। जी। तो उसके लिए हमको पशुओं को कृमिनाशक दवाई पिलानी चाहिए, जो कि 3 माह के अंतराल से अपन पिलाते हैं। इसके साथ ही कुछ परजीवी का भी प्रकोप दिखता है, जैसे कि किलनी है।
तो इसके लिए पशुपालक पशुओं को परजीवी नाशक दवाइयाँ का छिड़काव कर सकते हैं या कुछ दवाइयाँ है उसके इंजेक्शन लगा सकते हैं। पर बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि पशुपालक क्या करते हैं कि पशुओं को दवाई पिलाते हैं जी। या इंजेक्शन लगाते हैं या गोली खिलाते हैं, तो जो किलनी है 10-15 दिन के लिए निकल जाती है, चली जाती है, पर 10-15 दिन के बाद उसका प्रकोप प्रकोप दोबारा वापस आ मिलता जाता है, है। वापस आ जाता है। तो इस समय मैं पशुपालकों को एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो भी दवाई पशुओं को इंजेक्शन लगा रहे हो या खिला रहे हो, उसके साथ साथ कुछ लिक्विड में दवाइयाँ भी है, उसका स्प्रे पशुओं के शरीर में करने के साथ साथ वो उस पूरे बाड़े में भी स्प्रे करे, ताकि कई बार ऐसे होता है कि किलनियाँ जो बाड़े के जो छेद है उनमें चिपी रहती है, जो फिर वापस आ जाती है। और अभी जो अपन बात कर रहे हैं कि जो अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो अभी महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ में एक लंपी त्वचा रोग है जो अभी फैला हुआ है। तो इसका जो मुख्य कारण है ये परजीवी के से संक्रमित होता है, जो किलनी है, अच्छा। मक्खियाँ हैं। तो इसके लिए हमको पशुओं पालकों को जो बाड़ा है वो साफ़ सुथरा रखने की आवश्यकता है, परजीवी नाशक दवाई का यूज़ करना चाहिए। और जो अपनी पशुओं की इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये जो आर्द्र नमी वाला जो तापमान है इस समय रहता है, तो पशुपालक ज़्यादा घबराए भी नहीं, क्योंकि इसमें मृत्युदर बहुत कम रहती है। लेकिन इसमें जो ठेलेदार त्वचा रोग यानी कि 2 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास के गठान शरीर पे आ जाते हैं, अच्छा। और वो पकने के बाद फूट जाते हैं और वो जख्म हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि दूध उत्पादन कम हो जाता है। तो पशुपालक इसका ध्यान जरूर रखें। शिंदे साहब ने जो बातें बताई, किसान भाइयों आप ज़रूर जो है अपने पशुओं में यदि इस तरह की दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप ध्यान रखें, उनका उपचार ज़रूर करवाएं। किसान भाइयों, खेती किसानी में जहां आधुनिक तकनीक आ गई है, वहीं पशुपालन के क्षेत्र में भी कुछ तकनीकियां जो है आज काम कर रही हैं। शिंदे साहब, यदि कुछ तकनीकियों की हम बात करें तो पशुपालन के क्षेत्र में क्या कुछ नई तकनीकी का हम उपयोग कर सकते हैं? देखिए, अगर हम पहले आवास व्यवस्था की बात करते हैं, जी। तो अभी क्या है, खुला बाड़ा पद्धति बहुत प्रचलित है। यानी कि पहले के ऐसे था कि पहले पशुओं को एक जगह पे बांध के रखते थे। बिल्कुल। लेकिन अभी क्या है, जो किसान या पशुपालकों के पास जो भी जगह है, उससे 20 से 30% जगह पशु को शेड बनाया जाता है और बाकी की जगह खुली रखी जाती है, ताकि पशु उसमें खुले से उसके मन के हिसाब से घूम सके या टहल सके। तो इसमें क्या रहता है कि जो एक जगह पे बांधने वाली पद्धति थी, इसमें पशु आराम से टहलते रहते हैं, तो वो उनके मन के हिसाब से जब चाहे खाते हैं, पानी पीते हैं, तो इसमें उनके हड्डी पैरों की बीमारियां कम आती है, क्योंकि इसमें उनका व्यायाम भी हो जाता है। बिल्कुल। साथ ही साथ में जो हम पशुओं को मतकाल या हिट पे आने की हम बात करते हैं, तो उसमें हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा पशु हिट पे आ रहा है, कौन सा पशु मतकाल पे आ रहा है। और एक बात इसमें महत्वपूर्ण है जो खुला बाड़ा पद्धति में, कि जो थनैला नाम की बीमारी है इसमें कम आती है। थनैला नाम की बीमारी जो है, जो थनों के छिद्रों के थ्रू जीवाणु संक्रमण करके शरीर में थनों में जाते हैं, उसके कारण होती है। क्योंकि पशु बंद पद्धति में एक ही जगह पे बैठते हैं, उठते हैं गोबर में या कीचड़ में, लेकिन इसमें पशु घूमते रहते हैं, तो बीमारियां कम आती है। और जो खुला बाड़ा पद्धति है, इसमें ऐसे देखा गया है कि पशुओं का दूध उत्पादन खुला बाड़ा पद्धति में 10 से 15 लीटर % बढ़ा हुआ पाया गया है। अच्छा, तो जो खुला बाड़ा पद्धति है, यदि हमारे किसान भाई जैसे व्यवस्था करना चाहें तो कम जगह में किस तरह से तकनीकी रूप से जो है इसकी व्यवस्था की जा सकती है? जैसे कि उसमें जो उनके पास जितनी भी जगह रहेगी, उससे 20 से 30% जो हिस्सा है वो धूप से या बारिश से या ठंड से बचाने के लिए उसको वो शेड बना सकते कवर हैं, करना पड़ेगा। कवर कर सकते हैं, और बाकी का हिस्सा खुला रखेंगे, ताकि पशु रात में अंदर रहेंगे और दिन में वो धूप में घूमते रहेंगे। हम चारे की और पानी की व्यवस्था बाहर ही करेंगे। और एक बात है, आजकल पशुपालक है या नवयुवक है, पशुपालन से दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो उनका ये सोच है कि इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। बिल्कुल। और मतलब कंटिन्यू पशुओं पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो खुला बाड़ा पद्धति है, इसमें आपको पशुओं पे कंटिन्यूएशन में ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बार चारा उसमें उपलब्ध करना है और पानी की व्यवस्था करनी है। पशु अपने मन से चारा खाते रहेंगे और पानी भी पीते रहेंगे, इसमें मेहनत कम लगती है। तो बिल्कुल शिंदे साहब, आपने जो चारे की व्यवस्था की है, खान पान की व्यवस्था की बात बताई है, तो हम इसी पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी, कि यदि हमारे पशुओं को आहार प्रबंधन हमें करना है, ख़ास तौर से जो दुधारू पशु हैं उनके लिए, तो इस समय किस तरह से क्या व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी? देखिए, आहार व्यवस्था अगर पशुपालन की बात करें तो सबसे ज़्यादा खर्चा 60 से 70% पशुओं का आहार व्यवस्था पर आता है। बिल्कुल। और पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा भी देना आवश्यक होता है। अगर सूखे चारे की बात करेंगे तो पशुओं को 6 से 7 किलो प्रतिदिन सूखा चारा देना चाहिए जी। और अगर हरे चारे की बात करते हैं तो पशु अगर गाभिन नहीं है
तो उसको 15 से 20 किलो हरा चारा देना आवश्यक होता है। अगर पशु गाभिन है तो उसको 20 से 25 किलो हरा चारा प्रतिदिन पशुओं का आवश्यक होता है जी। इसके साथ साथ संतुलित आहार की जब अपन बात करते हैं दाना मिश्रण की, तो एक गाय को उसके शरीर रक्षण के लिए 2 किलो संतुलित आहार यानी कि दाना मिश्रण की आवश्यकता होती है, और प्रति लीटर 400 ग्राम, यानी कि अगर 5 लीटर दूध दे रही है तो 2 किलो जी। तो शरीर रक्षण के लिए 2 किलो और 5 लीटर दूध के लिए 2 किलो, यानी कि 4 किलोग्राम एक गाय को दाना मिश्रण की आवश्यकता होती है। अगर भैंस की बात करेंगे तो उसको भी शरीर रक्षण के लिए 2 किलो और 5 लीटर दूध के लिए 2.5 किलो, क्योंकि यहाँ पे 1 लीटर के पीछे हम 500 ग्राम दाना मिश्रण उसको भैंस को आवश्यकता होती है। यानी कि भैंस की बात करें तो 2 किलो शरीर रक्षण के लिए और 2.5 किलो दूध उत्पादन के लिए, यानी कि 4.5 किलो दाना मिश्रण की आवश्यकता होती है। यहाँ पे मैं किसान भाइयों को एक बताना चाहूँगा, पशुपालकों को, कि वो खुद भी घर पे दाना मिश्रण यानी कि संतुलित आहार बना सकते हैं। अगर हम घर के ही हमारे पास कुछ अनाज है, गेहूँ है, ज्वार है, मक्का है, तो उसका 35 से 45% हिस्सा, और जो अन्न के सह उत्पाद है, चोकर है, चूनी है, इसका 20 से 25% हिस्सा, और साथ ही अगर खल्ली है, चाहे वो सोयाबीन की हो, बिनोला की हो, मूंगफली की हो, इसका एक 25 से 30% हिस्सा। इसके साथ ही साथ 1 से 2% नमक और 1 से 2% खनिज मिश्रण, इसका पूरा जो 100 किलो दाना हम इस तरह से अगर मिलाकर बना देंगे तो निश्चित ही जो आहार तैयार होगा वो संतुलित मिश्रण दाना तैयार होगा, और पशुपालक इसको घर पे ही बनाकर सस्ते में अच्छा दाना बना सकते हैं। बिल्कुल। तो शिंदे साहब, बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन इस समय जो है एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो रहा है, तो अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद पुनः हम हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर अनिल शिंदे हमारे साथ में हैं। शिंदे साहब, पशुपालन के लिए जो सामूहिक तौर पर हमें कार्य करने हैं, ये हमारी चर्चा चल रही है, और चूँकि अभी आहार प्रबंधन की हम बात कर रहे थे, आहार से ही जुड़ा हुआ एक और मसला ये है कि पशुओं को हरा चारा जो है हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाता है। यदि हमारे जो पशुपालक किसान भाई है वो चाहें कि साल भर तक हरा चारा उन्हें मिलता रहे, तो इसके लिए क्या कुछ नई तकनीक है? सही है, ये बिल्कुल मतलब एक अच्छा सवाल है। हम मतलब बहुत सारे पशुपालक ये बात पूछते हैं कि हमारे पास पानी की उपलब्धता नहीं है तो हम हरा चारा साल भर कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए एक अच्छा उपाय है, वो है साइलेज। जी। साइलेज मतलब क्या है कि हरे चारे का अचार है, जो कि हम एक बार जब हमारे पास मक्का होती है, जब पानी होता है, जब हम मक्का बोएंगे, या साइलेज जो बनता है वो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, या हरी घासें हैं, दलहनी फसलें हैं, इसको मिलाकर बनाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा साइलेज जो बनाता है वो मक्का का बनाते हैं। जब वो दाने दुधिया की अवस्था में रहती है तो हम उसको काटते हैं और उसकी नमी 60 से 70% तक ले आते हैं। इसके बाद में अगर उसमें ज़्यादा नमी रहेगी तो हम 2-3 घंटे उसको ज़मीन पर सुखाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद में हम उसको 2 से 5 सेंटीमीटर तक चाप कटर से बारीक करके एक गड्ढा बनाते हैं और उसमें पॉलीथीन बिछा देते हैं, और उसमें पूरा वो जो काटा हुआ मक्का है वो भर देते हैं और उसको पूरी तरह से बंद कर देते हैं ताकि उसमें हवा बिल्कुल भी ना रहे। इसके बाद 80 से 90 दिन तक उसको हम बंद करके रखते हैं और फिर पशुओं को एक तरफ से निकाल के खिलाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हरे चारे में जो शर्करा रहती है
उसका लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु रहते हैं उसके द्वारा लैक्टिक एसिड यानी कि एक स्थिरता आ जाती है। अच्छा। जैसे जो अपना अचार है वो साल 2 साल तक उसको कुछ नहीं होता, हाँ, खराब नहीं वैसे होता ही है। साइलेज है कि उसको 1-2 साल तक बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। बाकायदा आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। जब भी आपको साइलेज पशु को खिलाना है तो एक तरफ से निकालना है और फिर उसको बंद करके रखना है, वापस बंद करना वापस बंद पड़ेगा। करके रखना है। हम एक अगर गाय भैंस की बात करेंगे तो शुरुआत में हम उसको 5 से 10 किलो भूसे के साथ मिलाकर खिला सकते हैं और बाद में एक बार उनको खाने में अच्छा लगे तो हम उसको 15 से 20 किलो तक भी साइलेज पर पशु खिला सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हरे चारे का आपने विकल्प बताया। तो शिंदे साहब आप ये बताएं कि जैसे एक जैसे साइलो बनाना है तो उसका क्या साइज निर्धारित होता है? एक साइलो अगर 5 क्विंटल साइलेज बनाना है तो हमको उसके लिए 1 घन मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा ऐसे गड्ढा बनाना है और वो हमको 5 से 6 क्विंटल के लिए यानी कि 500 से 600 किलोग्राम के लिए वो सफिशिएंट है साइलेज। तो इस तरह से जो है साइलेज बनाकर भी जो है वर्ष भर हरे चारे का विकल्प उपलब्ध कराया जा सकता है। शिंदे साहब, वक्त की पाबंदी होती है, काफ़ी कुछ चर्चा हमारी यहाँ पर सार्थक चर्चा हुई है। चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं किसान भाइयों को यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा कि पशुपालन निश्चित ही फायदे का सौदा है। बस आप वैज्ञानिक तरीके से यानी कि उसका जो उन्नत नस्ल का चयन है, फिर उसकी आवास व्यवस्था है, आहार व्यवस्था है, स्वास्थ्य प्रबंधन है, इन सब का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो दूध है, घी है, दही है, उत्पादन है, उसके साथ में ही जो बायोगैस है या फिर जैविक खाद है, केचुआ खाद है, इनका भी उत्पादन करेंगे तो निश्चित ही ये फायदे का सौदा आपको रहेगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है कि किसानों की आय या पशुपालकों की आय दुगनी करने का, निश्चित ही पूरा होगा। बिल्कुल शिंदे साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। और किसानों की आय दुगनी तभी हो सकती है जब हम लागत कम करेंगे और हमारा उत्पादन बढ़ाएंगे। शिंदे साहब, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आज की इस बातचीत से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया कि पशुपालन के क्षेत्र में यदि हम काम कर रहे हैं तो हमें जो है हमारे पशुओं का उचित प्रबंधन करना होगा, उनके खान पान की उचित व्यवस्था करनी होगी। जो एक खुला बाड़ा पद्धति है पशुपालन की, वो हमें लानी होगी ताकि हमारे पशुओं को जो है भरपूर जो है खान पान की जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध करवा सके। इसके साथ ही साथ उनका उचित रखरखाव हो सके। फिलहाल चलने का वक्त हो चला है, हमें दीजिए इजाज़त और आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में बदलेगा क्रॉप पैटर्न, रबी सीजन के लिए राज्यों को मदद, कृषि निर्यात को प्राथमिकता, डिजिटल कृषि को बढ़ावा और पोषण वाटिका महाअभियान आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में क्रॉप पैटर्न बदलने जा रहा है। इसके अंतर्गत बांस, चंदन सहित अन्य खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी। श्री चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में कोदो और कुटकी जैसे मोटे और पौष्टिक की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उत्पादन करने वाले स्व सहायता समूहों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार अब इसके निर्यात पर भी विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि विकास के लिए वन भूमि और राजस्व भूमि की भी जरूरत होती है। मध्य प्रदेश सरकार बांस उत्पादन पर जोर दे रही है जिससे इसका प्रयोग उद्योगों में भी किया जा सके। प्रदेश में अत्यधिक और कम उत्पादन वाली फसलों के संतुलन बनाते हुए मध्य प्रदेश को एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी यह व्यवस्था विकास कार्यों के लिए वन भूमि के स्थान पर दोगुनी राजस्व भूमि देनी होती है। इसके स्थान पर यदि 3 गुना अधिक वन लगाने का दायित्व दिया जाए तो वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकेगी। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि रबी सीजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पूरी मदद की जा रही है। उन्होंने कृषि के समग्र विकास के लिए राज्यों से कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ मिलकर लक्ष्य तय करने की अपील की है। श्री तोमर रबी अभियान 2020-2021 के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं जिन पर परस्पर सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया है कि खेतों में पानी, बिजली और रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम किया जाए जिससे खेतों, किसानों और देश को भी फायदा होगा। कृषि में नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया जाए
जिससे खेतों, किसानों और देश को भी फायदा होगा। कृषि में नैनो यूरिया का उपयोग बढ़ाने पर भी जोर देते हुए कहा गया कि यह कम खर्चीला होने के साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य के अनुकूल भी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि अगर हम अपने देश के किसानों की आय को दुगना करना चाहते हैं तो हमें कृषि निर्यात और कृषि उत्पाद को रसायन मुक्त बनाने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि हम खाद्य तेलों के अलावा लगभग सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम पाम ऑयल क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बने। सुश्री करंदलाजे बेंगलोर में आयोजित वाणिज्य उत्सव कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत में रिकॉर्ड स्तर पर कृषि उत्पादों का उत्पादन किया गया है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न, फल और सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, जिसकी मांग विदेशों में भी बराबर बनी हुई है। गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हमें निर्यात को बढ़ावा देना होगा, जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। नई नई तकनीकों के साथ कृषि का आधुनिकीकरण करने में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। इस सिलसिले में पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विभिन्न कंपनियों के साथ पायलट प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए। इन पायलट परियोजनाओं के आधार पर किसान खेतों में नए तरीके सीखेंगे। बीजों के प्रयोग, जमीन और मिट्टी की जांच के साथ साथ किसान सही समय और सही जानकारी के आधार पर फसल की खरीदी और उसे बेचने की योजना बना सकेंगे। किसान इस बारे में भी फैसला कर सकेंगे कि उन्हें अपनी उपज को बेचना है या उसका भंडारण करना है। सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की है। कृषि के डिजिटल होने से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन तथा रोबोट तकनीक से कृषि को जोड़ा जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र अलीराजपुर में पोषण वाटिका महाअभियान का आयोजन किया गया। भारत सरकार की पहल पर साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार का यही प्रयास है कि कृषि और किसान तरक्की करें। उन्होंने कहा कि किसान उद्यानिकी फसलों की खेती भी अपनाएं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की हर संभव मदद करेंगे। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।